गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दिनांक 5 अगस्त 2023 है। आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जीएसटी जो अभी थोड़े दिन पहले ऑनलाइन गेमिंग पे लगाया था उसके ऊपर रीथिंक करने पे डिस्कस करेंगे, जो कि जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इंक्रीमेंटल इनजस्टिस, जो ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर जो मुद्दा चल रहा है वो डिस्कस करेंगे, जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया गया था, एटॉमिक बम 1945 में, उससे हमें क्या सीखने को मिला, ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल टेंटेटिव रीथिंकिंग पे है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने थोड़े दिन पहले ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जो टैक्स लगाया था 28% का, उसी को लेकर अभी जीएसटी काउंसिल कह रही है कि इसके ऊपर और डेलिब्रेशन करने की ज़रूरत है। स्पेशली जो कैसीनोज पे भी जो लगाया था, क्योंकि काफ़ी स्टेट ने, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ने इसके ऊपर काफ़ी अपने कंसर्न जाहिर किए हैं। क्योंकि हॉर्स रेसिंग आज के दिन देखो और ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज़्यादा अपने आप में एक बूमिंग इंडस्ट्री है। तो अभी वेडनेसडे को ही जीएसटी काउंसिल ने कहा कि इसको एक बार रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि काउंसिल ने 28% जीएसटी लगा दिया था इसकी बैटिंग के ऊपर, जो भी पार्टिसिपेंट कर रहे थे। बट इंडस्ट्रीज़ के द्वारा काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट देखने को मिला। और इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, वो एक साइड तो ई गेमिंग पॉलिसी को इंसेंटिव दे रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं और डिजिटल हो रही हैं। बट दूसरी साइड अगर 28% टैक्स होगा तो ओबियसली इंडस्ट्री अपना अपोज करेंगी, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर्स तो ये कह रहे हैं कि अपने आप में एक डेथ नेल है। मतलब इनका तो जो एक अपने आप में सनराइजिंग सेक्टर था, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा था, लोगों में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, स्किल्स डेवलप हो रही थी, बाहर से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, स्टार्टअप थे, तो अपने आप में एक डेथ नेल लगी। यहाँ पे इसका तो दरवाज़ा ही बंद कर दिया। और क्योंकि जो बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट इसमें आई थी, थाउजेंड्स ऑफ दी जॉब जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, उनकी जॉब भी स्टेक पे आ गई। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो इस पे आपने 28% टैक्स लगाया, ये ग्लोबल नॉर्म है टैक्स के, उसके साथ मैच नहीं खा रहा, क्योंकि जो ग्लोबल गेमिंग रेवेन्यू है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है जो कि जीएसटी में 28% इसके ऊपर लगाया गया। और सिक्किम और गोवा ने तो स्पेशली, क्योंकि गोवा में क्या है कि कैसीनोज, क्योंकि फॉरेनर्स का बहुत ज़्यादा विजिट होता है यहाँ पे, टूरिस्ट के ऊपर इसकी इंडस्ट्री डिपेंड होती है, कैसीनोज काफ़ी चलते हैं, हॉर्स रेसिंग होती है और ऑनलाइन गेमिंग ज़्यादा होती है। सेम सिक्किम का है, तो इनकी तो डिपेंडेंस इसी के ऊपर, कैसीनो के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा कि इनके ऊपर तो एटलीस्ट कम लगाना चाहिए था। और ये मतलब अपने आप में सेंटर और स्टेट का एक कोहेरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो काउंसिल ने वही बताया कि सबको एक ही मिरर, मतलब एक लाठी से सबको हाँकने वाली बात कर दी, वन साइज फिट्स ऑल, मतलब ये नहीं होना चाहिए था। इसी के ऊपर इनके कुछ कंसर्न हैं। और अभी थोड़े बहुत कंसेशन देने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत दिया गया है कि आप इसको चालू रख सकते हो, बट वो टैक्स उतना पे करोगे तो बहुत ज़्यादा। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया कि एक कोई रेस में, अगर कोई घोड़े की रेस में 1000 रुपये उसके ऊपर लगाता है और उसकी जीत भी हो जाती है, और नेक्स्ट अगर दोबारा उसी रेस में उसी पैसे को लगाता है, तो सेम ही टैक्स उसके ऊपर किया जाएगा 1000 रुपीज़ के ऊपर। तो इंडिविजुअल को तो मतलब एक लगाओ कि बहुत ज़्यादा टैक्स, एक रिपीट टैक्सेशन देना पड़ा, और उसकी जो अर्निंग थी वो वापस उसमें री इन्वेस्ट हो गई। तो इसी के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि जो टैक्स है जो 1 अक्टूबर से अभी होने वाला है, इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन होंगे। और जीएसटी काउंसिल, अब गवर्नमेंट का कंसर्न है कि जीएसटी काउंसिल डिसीजन लिया वो यूनानिमस डिसीजन नहीं था। इसमें बाकी जो, क्योंकि जीएसटी में तो क्या है, वोटिंग है, 1/3 यूनियन की है, 2/3 स्टेट्स की है, और उसके बाद 3/4 जब मेजोरिटी होती है उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जो टैक्सेशन था लॉटरीज़ के ऊपर में, वो भी एक मेजोरिटी वोट के द्वारा डिसाइड किया गया था। बट काउंसिल ने जो भी प्रॉमिस किया है कि इसको रिव्यू करेंगे इम्प्लीमेंट करने से पहले, ये अपने आप में वही है कि क्योंकि कुछ एक स्टेट के डिसेंटिंग वॉइस है, जैसे गोवा और सिक्किम की, और लेकिन अभी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के करने से पहले रिव्यू करने की बात की, और पूरी तरह से मतलब एक अच्छा रेजोल्यूशन और फर्म कमिटमेंट नहीं मिली, तो अपने आप में एक चिंताजनक बात है। लेकिन जो यूज़र्स और इंडस्ट्री हैं वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि या तो जीएसटी लॉज में कुछ चेंज आए कि कौन सी चीज़ों पे टैक्स लगाना है, और टैक्स लगाने से पहले किन किन से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर कह रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफाई की जाए कि इस चीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कैसीनोज पे, हॉर्स रेसिंग पे लगाएंगे तो इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगी। और इससे क्या हो रहा है कि जितने भी बिजनेस ऑपरेशन है उनके लिए अपने आप में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो इन्वेस्टमेंट हमेशा सर्टेनिटी और क्रेडिबिलिटी के साथ में आती है। लेकिन अगर इस तरह लॉज चेंज होंगे और चीज़ें बार बार बदली जाएंगी तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और काउंसिल ने जो
टैक्स के ट्रीटमेंट है उनको काफ़ी ट्वीक करने की है, मतलब ये बताया कि इनको चेंज करेंगे बीच बीच में, तो ये अपने आप में एक वो डाउट क्रिएट करती है कि इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी उसमें इन्वेस्ट करे न करे या उसको लेट करे। अब जो इसको रिव्यू करने की बात करिए, यहाँ पे अपने आप में ये काफ़ी डेंजरस प्रेसिडेंट कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो इंडिया अपने आप को कह रहा है कि हम एक डेस्टिनेशन बन रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, और इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब आपकी पॉलिसीज़ काफ़ी प्रेडिक्टेबल होंगी। मतलब अगर आपकी पॉलिसीज़ में कोई डाउट होगा कि बार बार चेंज होती हैं तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आने के चांस कम हो जाते हैं। तो काउंसिल का जो अपनी जीएसटी काउंसिल उसको इस तरह का इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि कुछ एक इंडस्ट्रीज़ या किसी स्टेट के द्वारा अगर रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी या कोई डिमांड की जाएगी किसी स्टेट के द्वारा तो अपने डिसीजन को चेंज नहीं किया जाए। इससे क्या होता है कि यहाँ पे काउंसिल की क्रेडिबिलिटी और कंट्री की पॉलिसी के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं और उसके कारण इन्वेस्टमेंट कम आती है। तो पूरा आर्टिकल हमने जीएसटी पे डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंक्रीमेंटल इनजस्टिस के ऊपर है। ये पूरा जो ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर मुद्दा चल रहा है उसी से रिलेटेड है। ऑल्दो हमने इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें पूरे केसेस की कैसे डिस्ट्रिक्ट जज के पास आया, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, और बाकी जितना उन्होंने पिटीशन फाइल की उसको पूरा डिस्कस किया था। लेकिन आज थोड़ा सा अलग व्यू पॉइंट है। ये कह रहा है कि जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप, एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट था 1991 का, उसमें क्या कहा गया था कि जो 1947 में 15 अगस्त 1947 में जो भी किसी रिलीजियस जो बने हुए हैं स्ट्रक्चर उसका जो स्टेटस था, फॉर एग्जांपल कोई मंदिर है या मस्जिद है, कोई चर्च है, जो भी स्टेटस उस टाइम पे था उसके स्टेटस को चेंज न किया जाए। और दूसरा इसमें कुछ एक एग्जाम्पशन दी थी कि एग्जाम्पशन ये थी कि सबसे पहले जो अयोध्या राम मंदिर है उसको उस टाइम पे शूट डाल दी गई थी, तो उसको बोला कि इसको एग्जाम्पशन दिया गया है, तो उसी के कारण उसका वर्डिक्ट कुछ डिफरेंट आ गया। दूसरा कहते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले हैं जिसके अगेंस्ट में कोई केस फाइल किया गया तो उसको भी एग्जाम था। बट यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो स्टेटस है आज के दिन किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का उसको चेंज करने के लिए कोई मोटिवेटेड केस ना आए, मतलब केस हो तो काफ़ी जेन्युइन हो, ऐसा ना है कि किसी पार्टिकुलर रिलीजन के द्वारा या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसको सपोर्ट करके इस टाइप के केस न होए। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया गया था कि आप उस ज्ञानवापी मॉस्क्यू का सर्वे किया जाए, साइंटिफिक सर्वे, ताकि पता कर रहा है कि वहाँ पे कोई हिंदू मंदिर था कि नहीं, और इसको कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया, मतलब उसको मान लिया गया कि आप ये कर सकते हो। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आप में ये है कि ये तो साफ साफ यही जाहिर होगा कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट था उसमें तो मना किया था कि आप उसके करेक्टर को स्टेटस को चेंज ना करें, तो ये सिंपल हो गया कि आप उसको चेंज करने के लिए आपने उसको सपोर्ट कर दिया। और हाई कोर्ट ने और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोनों ने ही एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 21 जुलाई को ऑर्डर दिया था, क्योंकि इससे पहले काफ़ी सूट फाइल की गई। जो हिंदू डिवोटी हैं जो पूजा करने वाले, उन्होंने कहा था कि उस टाइम पे जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इसमें बार किया गया है कि उसका स्टेटस चेंज ना हो, बट इसके लिए बार नहीं किया गया कि ये चेक करें कि उसके अंदर कोई और भी पूजा करने वाली डिटी है कि नहीं है। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग आ गई। और 15 अगस्त 1947 को बता दिया गया था कि जितने भी प्लेस ऑफ वर्शिप उनका स्टेटस को वहीं पे फ्रीज किया जाए, उसको चेंज नहीं किया जाए। लेकिन अब इसमें बात यह है कि जो सूट फाइल हुई है वहाँ पे उसमें ये बताया कि राइट टू वर्शिप नॉट टू सीक एनी डिक्लेरेशन दैट द बिल्डिंग वाज। तो ये कह रहे हैं कि जो हिंदू लोगों ने यहाँ पे शूट फाइल की है वो चाह रहे हैं कि जो हमारा राइट टू वर्शिप, हमारा पूजा करने का अधिकार है, हम उसको करना चाह रहे हैं, न कि इस बिल्डिंग में कोई और दूसरी चीज़ देखने की या उसके स्टेटस को चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अपने आप में खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन है कि वर्शिपर है जो पूजा करने वाले लोग, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी कि ज्ञानवापी मॉस्क्यू का साइंटिफिक सर्वे किया जाए, क्योंकि ये एक हिंदू टेम्पल के ऊपर बनी हुई है। और दोनों ही कोर्ट ने इसको इंडोर्स, मतलब एग्री कर लिया। और ऑल्दो अभी जो प्लेंटिफ है जिसने कंप्लेंट डाली उसके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक एविडेंस एएसआई के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पता किया जाए। और सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो साइंटिफिक रिपोर्ट है वो क्या करेगी, साइंटिफिक रिपोर्ट से हमारे पास ट्रू फैक्ट आ जाएंगे और उससे हम अच्छे जस्ट और रीजनेबल कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने इस चीज़ को डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट का ये कहना है कि कोर्ट ना कोई एक्सपर्ट एविडेंस के बारे में बात नहीं कर सकता जब तक कि वो केस को पूरी तरह से हमने ट्रायल ही नहीं किया गया। और हम एविडेंस को इसलिए इकट्ठा नहीं करेंगे कि कोई कंप्लेंट करने वाला आदमी कह रहा है कि एएसआई के द्वारा साइंटिफिक सर्वे किया जाए। अभी तक कोर्ट ने जो मेन क्वेश्चन है उसके साथ डील नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो डेट ऑफ पिलर्स, मतलब जो पिलर बने वो कब के बने हैं, कब की दीवारें हैं,
कौन कौन से वो आर्टिफैक्ट वहाँ पे पाए गए हैं, तो इसको अभी कोर्ट ने पूरी तरह से डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन जो मेन प्रेयर इन द सूट, जो भी उन्होंने सूट फाइल की हिंदुओं ने, उन्होंने कहा कि जो उनका राइट टू वर्शिप है, जो माँ श्रृंगारी, गौरी, गणेश, हनुमान और बाकी जो भगवानों की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, उसके ऊपर ये बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि पूरा ही केस इस बात पे घूम रहा है कि जो हिंदू डिटीज़ हैं उनकी पूजा होती थी 15 अगस्त 1947 से पहले भी होती थी और उसके बाद में भी होती थी, और डेली वहाँ पे इनकी पूजा होती थी 1990 तक। लेकिन 1993 में बाद किया हुआ यही प्रेयर, उस टाइम तो ये 1947 से लेकर अब तक 1990 तक तो ये पूरा कर रहे थे, लेकिन 1993 में बाद किया हुआ कि उनको साल में एक ही बार यहाँ पे परमिशन दी गई कि आप पूजा कर सकते हो। तो जो सर्वे करने की प्ली है, और दूसरा ये है कि इसके स्ट्रक्चर को चेंज करने की, तो अपने आप में ये है कि या तो उसका स्टेटस, अल्ट्रेशन ऑफ द स्टेटस चेंज हो जाएगा, या फिर उसका साइंटिफिक सर्वे किया जाए। क्योंकि पहले जो ऑर्डर था उसमें ये था कि जो एडवोकेट कमिश्नर था उसको बताया गया था कि आप प्रेमिसेस को स्टडी करो, क्योंकि वहाँ पे कोई स्प्रिंकलर सिस्टम मिला था और उसको ये क्लेम किया गया था कि वो तो शिवलिंग है, मतलब शिवलिंग है, तो यहाँ पे साफ साफ दर्शा रहा है कि ये कोई हिंदू मंदिर पहले रहा और उसके बाद में यहाँ पे मस्जिद बनी है। बट यही राइटर का यही कंसर्न है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आप कोर्ट इस तरह की लिटिगेशन को मोटिवेट कर रहा है, और स्पेशली डायरेक्टेड टुवर्ड द मुस्लिम प्लेस ऑफ द वर्शिप, कि उसका स्टेटस चेंज हो जाए। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, चीज़ों को थोड़ा और रैशनली देखने की ज़रूरत है। मतलब हर टाइम जो एप्लीकेशन फाइल की जाती है उसमें वही होता है कि जस्टिस है ना, वो इंक्रीमेंटल इनजस्टिस आ रहा है, कभी मतलब टुकड़ों में जस्टिस मिल रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि जो लीगल प्रोसेस है उसको अपने आप में एक एब्यूज़ हो रहा है, एब्यूज़ ऑफ दी पावर भी हो रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो कल भी सेम आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, उसमें डिटरेंस के कंसेप्ट को हमने पूरा डिटेल से डिस्कस किया था कि डिटरेंस है क्या, पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से भी और जीएस के हिसाब से भी। तो इस ये प्रियांजलि मलिक ने लिखा है, वो इंडिया के न्यूक्लियर डिबेट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। अभी राइटर क्या कह रहा है कि जो हिरोशिमा के ऊपर हमने जो लेसन सीखे उसको हमें जान नहीं देना चाहिए। आपने सुना ही होगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम डाले गए थे यूएस के द्वारा। इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ था क्योंकि एटॉमिक बम अपने आप में इतना भारी था कि उसमें रेडिएशंस थी, फिर लाइट निकलती है, उसके बाद स्प्लिंटर्स हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ, और आज तक मतलब 2023 तक भी वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उनके मल्टीपल डिजीज़ और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ अभी भी लोग फेस कर रहे हैं। तो राइटर का वही कंसर्न है कि जो हिरोशिमा में चीज़ हुई, जो लेसन हमने सीखी उसको हमें ख़राब नहीं जाना चाहिए। क्योंकि 6 अगस्त 1945 को उस टाइम पे इनोला गे एक पायलट था, उसने हिरोशिमा के ऊपर, सिटी के ऊपर ये बम डाला था, और उस टाइम पे सिर्फ 15 किलो टन का यूरेनियम बम था जो 600 मीटर की हाइट से डाला गया था। और उसके ये वहाँ उससे पहले क्या था, वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल था, मतलब गिरने के बाद में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सब कुछ फ्लैट हो गया था, उसके ऊपर उसके नीचे, मतलब काफ़ी फीट गहराई तक इतना नुकसान हुआ था स्ट्रक्चर का। बाद में सिर्फ स्केलेटन ही बचा था। मतलब आप देख सकते हो कि किस टाइप के वेपन जो हम सोच भी नहीं सकते, और आज के दिन उस चीज़ से सीखने की बहुत ज़रूरत है। अब कंसेप्ट ऑफ डिटरेंस बात करते हैं कि 78 साल हो गए उस चीज़ को, तो काफ़ी न्यूक्लियर थ्रेट के ऊपर डिबेट चलता रहता है कि कभी न्यूक्लियर का थ्रेट बढ़ रहा है, कभी न्यूक्लियर का थ्रेट कम हो रहा है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर को लेते हुए ये चीज़ें फिर से आ गई। उससे पहले जब भी इंडिया चाइना का, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लोगों वहाँ पे डर हो जाता है कि कहीं न्यूक्लियर का इस्तेमाल न हो जाए। क्योंकि जो कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस है उससे क्या होगा कि जो वर्ल्ड के बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्होंने भी, कंट्रीज़ ने भी, उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियर वेपन का पोजीशन किया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए। मतलब दोनों तरह के डिबेट चलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन को रखा जाए डिटरेंस के लिए या सबको ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन की स्पेशलिटी है कि बहुत ही पावरफुल है, और दूसरी क्या है कि न्यूक्लियर वेपन का यूज़ होगा तो उससे पूरी दुनिया को ही नुकसान होगा, न कि ये होगा। उससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जैसे P5 कंट्रीज उनके पास थे, बाद में इंडिया के पास भी आ गया, पाकिस्तान के पास भी, नॉर्थ कोरिया और चाइना के पास भी। लेकिन जो ज़्यादा डेवलप स्टेट हैं उन्होंने तो और डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर बना दिया। आप देखो कि यूएस और रशिया ने अपने लो यील्ड के, टैक्टिकल यील्ड के और मल्टीपल टाइप के न्यूक्लियर वेपन और ज़्यादा बना लिए हैं। और अभी इसमें क्या है कि एक दो व्यू पॉइंट, एक तो इसमें कि न्यूक्लियर वेपन के इसमें टैबू की, ये शर्मनाक बात है कि न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है नीना तानेलवाद, ये पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियर टैबू है ना, वो ये है कि जितने न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं उनका कलेक्टिवली अपोज किया जाए कि ये तो नॉर्म्स ह्यूमैनिटी
कल्चर सबके खिलाफ है, क्योंकि इसको यूज़ करोगे तो अपने आप में एक शर्म की बात है। और यूएसए ने जब यूज़ किया था हिरोशिमा नागासाकी पे 1945 में, तब भी वर्ल्ड कम्युनिटी ने काफ़ी उसको कहा था कि बहुत ही शर्मनाक आपने ये क्या कर दिया। क्योंकि इन वेपन को आप इस नज़र से देखा जाता है अकॉर्डिंग टू दिस न्यूक्लियर टैबू कंसेप्ट, कि इसकी जो सर्कमस्टांसिस हैं वो किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं की जा सकती कि आप हमने इसलिए न्यूक्लियर यूज़ किया था, क्योंकि अपने आप में ही बहुत गलत बात है। और जो ये टैबू है ये नॉट ओनली न्यूक्लियर, बाकी जो वेपन्स हैं उनके खिलाफ भी यही बात कहता है कि अब इस टाइप के डिस्ट्रक्टिव वेपन को यूज़ नहीं किया जाए, चाहे वो उसकी कम यील्ड हो, चाहे उनकी यील्ड ज़्यादा हो, कोई टेक्टिकल वेपन हो, कोई स्ट्रेटजिक वेपन हो, उन सब के ऊपर ये ब्लैंकेट प्रोहिबिशन, मतलब पूरी तरह से बैन लगाने की बात कर रही हैं। और हर साल ये कम्युनिटी इसके ऊपर आवाज़ उठाती है। बट बात यह है कि जो ये टैबू है इसके ऊपर कोई लीगल बेसिस तो है नहीं, क्योंकि जब तक कि कोई ऐसी ट्रीटी ना हो जिस ट्रीटी में कंप्लीट प्रोहिबिशन है। कंप्लीट प्रोहिबिशन वाली और 2017 वाली ट्रीटी तो अभी साइन ही नहीं हुई है, और स्पेशली जो P5 कंट्रीज उन्होंने तो उसको साइन भी नहीं किया। तो यही कह रहे हैं कि जब तक लीगल बैकिंग नहीं है तो इस टैबू का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये सिर्फ बेस्ड होने मोरालिटी पे कि ह्यूमन मोरल्स कैसे होने चाहिए, नॉर्म्स कैसे होने चाहिए, एथिक्स कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी की बात करता है, और कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। यहाँ पे लीगल बेसिस की बहुत ज़रूरत है। और ये है जो टैबू है वो मेनली क्या है कि हम न्यूक्लियर वेपन को कैसे ट्रीट करते हैं। यहीं पे एक दूसरा कंसेप्ट निकल के आता है कि इसका तो टैबू, लेकिन दूसरा एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है बर्नार्ड ब्रूडी, उसने बताया था कि न्यूक्लियर वेपन तो एक एब्सोल्यूट वेपन है, मतलब वो इसके फेवर में है बर्नार्ड ब्रूडी कि न्यूक्लियर वेपन। कुछ लोग एग्जांपल देते हैं कि कोल्ड वार के टाइम पे अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं होता तो हॉट वार हो जाता यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो एक्सीडेंटल यूज भी हो सकता था, इसका डिटरेंस नहीं हो रहा। डिटरेंस तो आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, डिटरेंस आपके कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, डिटरेंस आपके कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कह रहे हैं कि जो स्पेशल ट्रीटमेंट है ये सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट ये देखो कि पावरफुल के साथ इसकी जो डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी है, आज के दिन आप देखोगे कि नॉट ओनली न्यूक्लियर वेपन की जो कन्वेंशनल हथियार हैं उनकी भी डिस्ट्रक्शन लगभग न्यूक्लियर के बराबर हो गई, क्योंकि बहुत ही एडवांस वेपन कंट्रीज़ ने बना दिए हैं। और वो आज के दिन किसी भी सिटी को, किसी भी स्टेट को फ्रिक्शन ऑफ मोमेंट में फ्लैट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर में किस टाइप के अलग अलग म्यूनिशन यूज़ किए जा रहे हैं। और लेकिन इसको स्पेशल स्टेटस देने का पीछे यही है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी के सर्वाइवर हैं, जो लोग आज वहाँ पे जिंदा हैं, उनकी जो आप हालत देखोगे तो वो अपने आप में वो ये है कि न्यूक्लियर वेपन पहली बात तो बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करता है, और ये जो कॉम्बेटेंट, जो मिलिट्री सोल्जर हैं और नॉन कॉम्बेटेंट सिविलियन के बीच में कोई फ़र्क जाहिर नहीं करता। किसी सिटी के ऊपर कोई बम गिराएगा तो ऑब्वियस सी बात है सबका नुकसान होगा। तो यही वाली चीज़ है कि इसलिए इसको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। उसके अलावा देखो कितना ज़्यादा नुकसान होता है, एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा कंटेमिनेट होता है, कितनी जहरीली गैसें निकलती हैं वहाँ पे, आसपास में कितनी वार्मिंग हो जाती है, कितना क्लाउड पे, वेदर पे, मतलब हर चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद कितनी ज़्यादा रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस के मल्टीपल इम्प्लीकेशन होते हैं ह्यूमन पे, वाइल्ड लाइफ पे, पक्षियों पे, हर जगह पे, इवन बिल्डिंग्स पे। और नॉट ओनली उस जनरेशन पे, नेक्स्ट जनरेशन जितनी होती है, अभी आप देखो 1945 में वहाँ पे बम डाला गया था और अब तक वहाँ पे उसके रिपरक्यूशन आ रहे हैं। और ये जापान के लोगों में विटनेस भी किया जा सकता है जो लोग रह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जो ये नोशन है इसको आप टेस्ट करो, मतलब इसके ऊपर बात करते हैं कि रशिया ने जब इन्वेजन स्टार्ट किया यूक्रेन पे, उस टाइम पे ये चीज़ें देख सकते हैं क्या डिटरेंस का कंसेप्ट काम कर रहा है या टैबू का कंसेप्ट काम कर रहा है। इन दोनों को स्टडी करते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने काफ़ी बार या तो खुल्लम खुला या फिर इनडायरेक्टली न्यूक्लियर को डालने के थ्रेट बताएं कि अगर हमारे ऊपर, हमारे वर्चस्व के ऊपर, हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन दी थी अगर हमारे ऊपर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया गया नाटो के द्वारा, इन कंट्री के द्वारा, तो भी हम न्यूक्लियर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड कह रहे हैं कि अगर हमारा स्टेटस चेंज करने की कोशिश करोगे, हमारी सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को आप हैम्पर करोगे, तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये यही याद दिलाती है कि जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अब तक रशिया के न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन स्टार्ट हो गया। और रशियन की जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं उनको एक स्पेशल कॉम्बैट ड्यूटी दी गई, लोगों की छुट्टी तक वहाँ बंद कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जितने एनालिस्ट हैं उनके ऊपर अपने आप में डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि ये न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने की बात कर रहा है या कौन सी बात कर रहा है। और सितंबर 2022 में रशिया ने खुद ही बोल दिया कि उसके पास अधिकार है कि वो अपने पास जो भी हथियार हैं उन सब को यूज़ करने के लिए तैयार है। तो अब इसमें ये है कि क्या ये ब्लफ है या ब्लफ नहीं है, क्योंकि जो दिमित्री मेदवेदेव था, जो आज के है, जो डिप्टी चेयरमैन है सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशिया ने,
उन्होंने भी सेम बात इको कर दी कि हमारे पास जो हथियार उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं पे वही होगा कि जो आज से पहले आप देखो 38 ईयर्स, मतलब जब उस टाइम पे जब रोनाल्ड रीगन यूएस के प्रेसिडेंट थे और मिखेल गर्बचेव जो सोवियत यूनियन के, इनको उस टाइम पे नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था और जो कोल्ड वार को एंड करने में इनका बहुत अच्छा रोल था। उन्होंने दोनों ने कहा था कि जो न्यूक्लियर वॉर है ना, वो तो कभी जीता ही नहीं जा सकता और न वो लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर अपने आप में बहुत ही डेंजरस है। और सेम चीज़ आज के दिन देखो कि थोड़े दिन पहले मिस्टर पुतिन और बाइडेन जो कि रसिया और यूएसए के प्रेसिडेंट, उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर वेपन्स को हमें अबेंडन करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर प्रोहिबिशन करने की ज़रूरत है, न कि उसको यूज़ करने की। अब जो फ्यूचर में जो हिस्टोरियन है जो स्टडी करेंगे, वो यही स्टडी करना चाहेंगे कि कितना क्रेडिबल है इसका थ्रेट, क्योंकि अक्टूबर 2022 में जो इस टाइप की चीज़ें आई कि ये टाइम आ गया कि चेक करने कि न्यूक्लियर टैबू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डिटरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कौन सी चीज़ यहाँ पे होगी। क्योंकि अब थोड़े दिन पहले देखो कि रशिया ने इनिशियल में जब अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, उस टाइम पे इनिशियल में इसको काफ़ी एडवांटेज हुआ, लेकिन बाद में जब नाटो और बाकी कंट्रीज़ ने इसकी सपोर्ट की तो उसके थोड़े से उसको सेटबैक भी झेलना पड़ा। तो उस टाइम मिस्टर पुतिन ने डिक्लेयर कर दिया कि रसिया तो वही बात कि जितने वेपन सिस्टम है उसके पास में वो सारे यूज़ करने को तैयार है। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन आ गई कि किस टाइप के वेपन यूज़ करेंगे, टैक्टिकल वेपन यूज़ किए जाएंगे या स्ट्रेटजिक वेपन यूज़ किए जाएंगे, लो यील्ड वाले यूज़ होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो मल्टीपल काउंट्स के डेंजरस, मतलब हर कोने से आपको खतरा नजर आने लग गया। और उससे यही हुआ कि रशियन लीडरशिप है वो इस टाइप में बिहेव क्यों कर रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ लूज टॉक होती है, लेकिन लूज टॉक नहीं होती, उसमें ये डाउट हो जाता है कि आप किस टाइप के न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने जा रहे हो। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर टैबू जो हम बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए, उसको एक क्वेश्चन में डाल देती है, क्योंकि अभी तक कोई कंसेंसस ही नहीं है कि टैक्टिकल वेपन होते कौन से हैं। अब देखो कोई एक होता है टैक्टिकल वेपन जो थोड़ा छोटा वेपन होता है, दूसरा होता है स्ट्रेटजिक वेपन। बट वही है कि जो टैक्टिकल वेपन होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के, स्ट्रेटजिक वाले लॉन्ग डिस्टेंस के, और काफ़ी उसमें वेरिएबिलिटी होती है। कईयों में यील्ड, मतलब कितना उसमें यूरेनियम यूज़ किया गया, कितना उसमें डिस्ट्रक्टिव आइटम डाले हैं, क्या उसका डिलीवरी मेथड, मतलब उसको किसी आर्टिलरी के द्वारा डाला जाएगा, एयर ड्रॉप किया जाएगा या फिर शिप के द्वारा छोड़ा जाएगा। अब यूएस का एग्जांपल देखो, यूएस के पास वेपन है 1 किलो टन से 170 किलो टन तक, और हिरोशिमा नागासाकी के सिर्फ 15 किलो टन ही डाला गया था। आप कंपेयर करो कि 10 गुना से भी ज़्यादा वो हैं, तो इनको आप कौन से वेपन में बोलोगे। और ये था कि जब 70,000 लोग उस टाइम पे मारे गए थे, तो मतलब अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक याद है। और काफ़ी लोग आप देखो कि जो हिबाकुशा का भी एग्जांपल दिया गया कि जितने ये डाले गए थे उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे स्मॉल या टैक्टिकल वेपन हो या फिर स्ट्रेटजिक वेपन हो। अब इसमें रेस्पॉन्स क्या आ रहा है कि दोनों, जैसे नाटो का क्या रेस्पॉन्स है, रसिया क्या रेस्पॉन्स है, बाकी कम्युनिटी क्या रेस्पॉन्स है। अब यही करें कि थोड़ी सी उम्मीद थी जब नाटो ने रेस्पॉन्स दिया, और उस टाइम पे नाटो का रिस्पॉन्स इस बात पे था कि जो मिस्टर पुतिन अपनी जो पावर शो करें, डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री फोर्स की बात कर रहे हैं, स्पेकुलेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो नाटो का रिस्पॉन्स यही था कि हम भी डिटरेंस क्रिएट करेंगे ताकि रसिया यूज़ नहीं करे। और यूएसए ने यही किया कि यूएसए ने दोनों चीज़ कर दी, डाउट में आ गया कि क्या उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब टैबू में आ गया कि वो टैक्टिकल वेपन यूज़ करेगा या फिर स्ट्रेटजिक वेपन यूज़ करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि वाशिंगटन ने पहले तो इसको क्लियर किया था कि जब भी अगर ऐसा करोगे तो आपको बहुत ही, अगर रसिया न्यूक्लियर वेपन डालेगा तो हम उसका डबल रेस्पॉन्स देंगे। बट ये स्पेसिफाई नहीं किया कि रेस्पॉन्स न्यूक्लियर का होगा या किस चीज़ का होगा, कौन से वेपन का होगा। तो इसमें वही कहना चाह रहे हैं कि जो नाटो का जो रेस्पॉन्स है और यूएसए का रेस्पॉन्स है, उसके बाद में और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो गई। और यूएसए ने अपनी न्यूक्लियर प्रिपेयरनेस की तैयारी तो रोकी नहीं है, क्योंकि सेम चीज़ें यहाँ पे स्पेकुलेशन यूरोप में हो रही हैं और वहाँ पे भी लोग इंस्टिगेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इसी के साथ में बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया ने भी अपोज किया था कि आज के दिन न्यूक्लियर की बात न करें, दिस इरा इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर। और सेम चाइना ने किया था, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने बोला था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पूरी तरह से अपोज करना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन का यूज़ न किया जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा थ्रेट होने वाला है। जैसे ही न्यूक्लियर क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए, तो वर्ल्ड को अभी ये सोचने की ज़रूरत है कि जो रसिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि इन्होंने जब मूवमेंट स्टार्ट किया बेलारस और यूक्रेन वाले में, तो उसमें अपने आप एक और स्पेकुलेशन क्रिएट हो गई इसको यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि बेलारस ने किया गया था 1990s में ही यूक्रेन और बेलारस दोनों ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन है उनको गिव अप कर दिया, मतलब उनको हटा दिया था और बोला कि इनकी जो सिक्योरिटी होगी वो इंश्योर की जाएगी रसिया और यूएस के द्वारा और यूके द्वारा। लेकिन आज अगर यही कंट्री आपस में अगर न्यूक्लियर यूज़ करेंगे तो बेलारस और यूक्रेन की सिक्योरिटी तो वैसे ही कंप्रोमाइज़ होगी।
अब ये सारे एग्रीमेंट तो वापस हो गए। अब ये कंट्री अपने आप को और पुश कर सकते हैं कि हम भी न्यूक्लियर वेपन रखें, ताकि किसी और की न्यूक्लियर अम्ब्रेला में हमें न रहना पड़े। अब आप देखो, कोल्ड वार के टाइम पे 70,000 के आसपास न्यूक्लियर वेपन थे, जो कि दुनिया में काफ़ी जगह है। मेन तो यूएसएसआर और इसके यूएसए के पास में थे, बाकी कंट्रीज़ में तो बाद में आए थे। और उस टाइम पे चाहे वो स्टोरेज में हो या डिप्लॉय में हो, और इतनी जगह पे थे कि बिल्कुल ही ट्रिगर वार्निंग के ऊपर वेपन रखे हुए थे। बट उसके बाद भी जो न्यूक्लियर एक्सचेंज थे उसको हटाया गया। सिर्फ हिरोशिमा नागासाकी वाला एक एग्जाम्पल है, उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लेसन सीखे, क्योंकि सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चाहिए, यहाँ पे पूरा लीगल बनाने की ज़रूरत है। और न्यूक्लियर टैबू प्लस लीगल दोनों चीज़ें जब होगी तब ही न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, हमने डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।